24 तारीख की सुबह जब हम लोग सोकर उठे थे तो वहाँ पे बम फट रहे थे खार्किव सिटी। सबसे पहले दिन तो बहुत ज़्यादा रश हो गया था क्योंकि सबको अपना मार्केट से सामान लेना था, सब पैसे निकालने में जुटे हुए थे। तफरी मची हुई थी शहर में, लोग भागने को तैयार थे, कुछ लोग भाग भी रहे थे। सब सामान इकट्ठा करके मम्मी को बताया ऐसा ऐसा सिचुएशन है, वॉर हो चुकी है, पुतिन ने डिक्लेयर कर दी है वॉर। 24 से 28 तारीख तक इतने दिन हमने मेट्रो शेल्टर में गुजारे हैं प्रॉपरली। डिसाइड करते हैं रात भर में कि हमें कौन सी बॉर्डर पे से निकलना है जी। क्योंकि रोमानिया बॉर्डर से हमारा एक दोस्त पहले निकल चुका था। रोमानिया बॉर्डर पे भीड़ तो बहुत थी और एम्बेसी ने भी बहुत साथ दिया। एम्बेसी फिर हमें वहाँ से लेके होटल गई, वहाँ पे उन्होंने फूड प्रोवाइड कराया। फिर वो धीमे धीमे बच्चों को भी निकाल रही थी फ्लाइट करा के। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका द NS0 पर। मैं इस समय बाराबंकी में मौजूद हूँ और हमारे साथ प्रखर सिंह हैं जो यूक्रेन से वापस आए हैं और ये उस इलाके में थे जहाँ पर सबसे ज़्यादा दहशत फैलाई थी रसिया ने, रूस ने, और ये वहाँ से किसी तरह से अपने रिस्क पर वहाँ से निकले और पूरा सफ़र तय किया भारत का। आज अपने घर पे खड़े हैं, सेफ़ हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं कि कैसा रहा वो सफ़र और कहाँ से वो कैसे निकले और वहाँ क्या नज़ारा था जब वो वहाँ से आए हैं। बहुत स्वागत है आपका। आप थोड़ा सा बताएं कि कैसे आपको कब पता चला कि रूस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया और फिर उसके बाद क्या हुआ? जी, 24 तारीख की सुबह जब हम लोग सोकर उठे थे तो वहाँ पे बम फट रहे थे खार्किव सिटी में, जहाँ पे मैं रहता हूँ। और हम लोगों ने फिर इंटरनेट चेक किया, व्हाट्सएप चेक किया, तो वहाँ पर हमें खबर मिली कि रशिया ने फुल स्केल वॉर डिक्लेयर कर दिया है। तो हम लोग पहले तो थोड़ा सा पैनिक हुए कि घर में जो सिचुएशन होगी इस समय जब ये सब न्यूज़ पता चलेगी। तो हमने घर पे फ़ोन किया, सबको बताया कि हम लोग सेफ़ हैं इस समय, और फिर अपना सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया हमने। जितना भी हमारे पास खाने का रेडी टू ईट मटेरियल था वो सब इकट्ठा किया। और फिर हम लोगों ने सोचा कि सारे जितने दोस्त हम वहाँ पे हैं वो सब एटलीस्ट इकट्ठे हों, जिससे कि कोई प्रॉब्लम हो तो हम सब उसे मिल के फेस कर सकें। तो वहाँ पे हम लोग अपने दोस्तों के रूम पे गए, वहाँ से अपने फ्लैट से। और फिर हम लोगों को वहाँ पे एक नोटिस मिली। जब हम लोग उनके यहाँ पहुँच चुके थे तो हमें एक नोटिस जारी हुई कि रेड टाइमिंग तब होगा जब सायरन बजना शुरू होंगे, एयर सायरन्स। अच्छा। तो हम लोग अपना सामान इकट्ठा कर रहे थे, कोई मार्केट गया कुछ सामान लेने के लिए, कोई ATM गया। तो इस तरीके से तैयारी चल रही थी कि सिचुएशन अगर ख़राब होती है तो हम लोग शेल्टर में जा सकें, और अगर वर्स्ट टू वर्स्ट सिचुएशन की प्रिपरेशन चल रही थी कि अगर हमें रहना भी पड़े उसमें 3-4 दिन तो हम उसके लिए तैयार हो। फिर बीच में अचानक से सायरन बजता है। हम लोग जितना जो कुछ भी इकट्ठा कर पाए थे सारा सब कुछ ले करके मेट्रो स्टेशन में चले जाते हैं। वहाँ अंडरग्राउंड सारे मेट्रो स्टेशन है, इसलिए वो एज अ बॉम्ब शेल्टर भी यूज़ होते हैं। अच्छा, तो जब आपको पता चला तो क्या कोई अटैक हुआ था वहाँ पर, कि कोई आवाज़ आपने सुनी हो या ऐसा कुछ? जी, एक बहुत तेज़ बॉम्ब ब्लास्ट सुनाई दिया था। और जिस मेट्रो स्टेशन पे मैं रहता था, जिस पे ओरिजिनली मेरा फ्लैट था, बॉटेनिकल गार्डन है वहाँ पे, इसलिए उसका नाम बॉटेनिकल सैड है। तो वहाँ पे बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई दी थी। तो हम लोग उसी को सोच के उठे थे कि कुछ तो ऐसा हुआ है जिसमें जो ध्यान सबका खींचा है, जिसने पूरे शहर भर का। तो उसके बाद जो न्यूज़ चेक की और सब कुछ चेक किया तो हमें एकदम कंफर्म न्यूज़ पता चली कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है सच में, वाकई। अच्छा, तो ये एक मतलब एक तरह से एकदम ऐसी चीज़ थी जो आप लोगों ने कभी एक्सपेक्ट ना की होगी। जी बिल्कुल नहीं। कैसा था वो नज़ारा और उस समय रिएक्शन क्या था? क्योंकि आपके साथ भी तमाम स्टूडेंट्स और होंगे, कुछ इंडियंस होंगे, कुछ रशिया के होंगे, वहाँ की यूक्रेन के ही होंगे। तो क्या था उस समय दिमाग में, क्या चल रहा था आप लोगों के और क्या नज़ारा था उस समय? जी, उस समय सबसे पहले दिन तो बहुत ज़्यादा रश हो गया था क्योंकि सबको अपना मार्केट से सामान लेना था, सब पैसे निकालने में जुटे हुए थे। बैंक अकाउंट ATM खाली हो गए थे। हम लोग ATM गए तो वहाँ पे कैश नहीं निकल रहा था। पूरा अफरा तफरी मची हुई थी शहर में, लोग भागने को तैयार थे, कुछ लोग भाग भी रहे थे, सब सामान इकट्ठा कर करके। तो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा पैनिक होने वाली थी। और प्लस मीडिया में भी आने लगा था, तो हम लोग इसलिए भी वरीड थे कि घर पे जब ये सब सिचुएशन पता चलेंगी तो घर पे भी सब पैनिक करेंगे। तो इसी सब चीज़ों को ध्यान में रख रहे थे और बहुत काम होके सोच रहे थे कि सब चीज़ें कैसे मैनेज करनी है। खैर वो अच्छे से हम लोगों ने मैनेज कर ली। तो घर में कब बताया आपने? मम्मी से कब बात हुई है, पापा से कब बात हुई है और जी, क्या कहा आपने? जब हम लोग डिसाइड किए कि हम सारे दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं, उसके बाद हम लोग जब इकट्ठा होना शुरू किए उसके बाद मैंने घर पे फ़ोन किया है कि ऐसा ऐसा, मम्मी को बताया ऐसा ऐसा सिचुएशन है, वॉर हो चुकी है, पुतिन ने डिक्लेयर कर दी है वॉर। तो मम्मी का इधर से रिएक्शन, तो मम्मी
बहुत परेशान थी। जी। तो अब जब वो परेशान थी हाँ, तो तो हमें और भी टेंशन होने लगी। जी। तो फिर मैंने थोड़ी देर कहा कि अब नहीं बात करनी है, थोड़ी देर, थोड़ा सा मैं भी काम होता हूँ, थोड़ा सा मम्मी भी काम हो। उसके बाद मैंने पापा से बात की तो पापा ने कहा हाँ ठीक है, तुम जहाँ भी शेल्टर ले सकते हो। उन्हें मैंने पहले से बता रखा था कि यहाँ बॉम्ब शेल्टर होते हैं, क्योंकि सिचुएशन धीमे धीमे एस्केलेट की है ना। तो मैंने उन्हें बता रखा था, तो उन्होंने कहा कि जहाँ भी शेल्टर ले सकते हो लो। उन्होंने पूरा बताया कि ये चीज़ें कर लेना। तो मैंने वहीं किया एंड पानी इकट्ठा किया, खाना इकट्ठा किया, और हम लोग जाके मेट्रो शेल्टर में कुछ दिन रहे। अच्छा, मेट्रो शेल्टर में आपने कितना वक्त बिताया और वहाँ से कैसे आप आगे बढ़े? ये 24 से 28 तारीख तक इतने दिन हमने मेट्रो शेल्टर में गुजारे हैं प्रॉपरली। ठीक है। मेट्रो शेल्टर्स में ये सिस्टम था कि हम लोग वहाँ जाते थे, पूरे दिन रुकते थे। ठीक है। फिर सुबह 6 बजे के आसपास कर्फ्यू लिफ्ट होता था, तो हमें 4 घंटे की मोहलत थी बाहर जाके, मतलब हम अपने अपार्टमेंट जा सकते हैं या फिर अपना सामान ख़रीदने कुछ भी कर सकते हैं उस 4 घंटों में। तो हम लोग अपने अपार्टमेंट जाते थे और अपना जो रेडी टू ईट वाला फूड था वो सेव रखने के लिए हम अब दाल चावल या कुछ पूड़ी बना ली या कुछ ऐसा बना के खा के और ले आते थे, जिससे हमें जितना ज़्यादा दिन हो सके उतना ज़्यादा दिन हमारा खाना और स्टॉक बचा रहे। तो फिर वहीं हम लोग एक दिन वापस वहाँ से लौट रहे थे, तब बीच में बम्बार्डिंग शुरू हो गई थी। तो हम लोग किसी तरह वहाँ से निकले हैं और वापस मेट्रो शेल्टर में आए हैं। फिर कुछ दिन हम डिसाइड किए कि हम नहीं जाएंगे मेट्रो शेल्टर से बाहर। 2-3 दिन ऐसा भी रहा। फिर 2-3 दिन तक लगातार उसी के अंदर? हाँ जी। 28 का दिन ऐसा आया जिस दिन न्यूज़ आई कि रशिया और यूक्रेन बातचीत के लिए तैयार हैं। अच्छा। ठीक है। जो आपने शायद खबर सुनी होगी कि बेलारूस बॉर्डर पे जाके प्रिप्यात रिवर के किनारे ये लोग बात करेंगे। तो उस पर हम लोग को बहुत होप थी कि शायद सब चीज़ें ठीक होने लगें धीमे धीमे करके। बट जब 28 की शाम को उस मीटिंग्स का कोई रिज़ल्ट नहीं निकला और पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस को हाई अलर्ट पे कर दिया। अच्छा। वो न्यूज़ अभी आई थी यहाँ पे मीडिया में, हर जगह आई थी वो। तो उसमें बहुत ज़्यादा पैनिक्स क्रिएट हुआ और तब हमने वो डिसीज़न लिया कि हमें खार्किव लीव करना है, कैसे ना कैसे भी लीव करना है। तो 1 मार्च की सुबह हम लोगों ने टैक्सी की अपने फ्लैट से और हम पहुँचे हैं रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन पे हम लोग इतनी जल्दी सुबह पहुँच गए थे कि हमें उतना फेस नहीं करना पड़ा प्रॉब्लम। नहीं तो बहुत सारी सिचुएशन ऐसी भी थी जब यूक्रेनियंस अपने लोगों को बैठाने के लिए फॉरेनर्स को नीचे उतार दे रहे थे खींच के। हाँ, तो हम लोग जल्दी पहुँचे थे तो हमें ये तो नहीं फेस करना पड़ा। हम अपना कीव तक का सफ़र तो खैर थोड़ा इजी था। फिर कीव में जब हम बैठे हैं तो वहाँ पे यूक्रेनियंस बहुत ज़्यादा चढ़ने लगे, क्योंकि कीव भी एक जोन ऐसा था जो हाई रिस्क जोन था। हाँ, तो वहाँ पे जब लोग बहुत सारे बैठना शुरू हुए तब हम लोग के लिए जगह कम पड़नी शुरू हुई। हम सारे के सारे जो 3 स्टेप्स होते हैं जो चढ़ने के लिए ट्रेन में, उन पे जाके खड़े हो गए 8 के 8 लोग। अच्छा। अब स्पेस में जी। अच्छा। और फिर वहाँ कीव से लेकर हमारा लवीव तक का सफ़र खड़े खड़े ही था। लगभग कितने किलोमीटर का? लगभग रहा होगा 750 किलोमीटर के आसपास। खड़े खड़े आप लोगों ने? जी। हाँ, और मैं और मेरा एक दोस्त था, वो तो दरवाजे पे एकदम लीन थे, बस यही मना रहे थे कि दरवाज़ा इधर से खुल ना जाए, नहीं तो गिरेंगे बाहर। तो वो सफ़र हमने तय किया खड़े खड़े, और भी हमारे दोस्त भी उधर से यहीं बस मना रहे थे कि कोई हमें उतार ना दे। खैर वो सफ़र हम लवीव पहुंच गए। रात को पहुंचे थे तो रात के टाइम लवीव में भी कर्फ्यू लगा हुआ था, तो बाहर जाना नहीं था। तो ऐसा किया, सोचा गया कि आज डिसाइड करते हैं रात भर में कि हमें कौन सी बॉर्डर पे से निकलना है। क्योंकि रोमानिया बॉर्डर से हमारा एक दोस्त पहले निकल चुका था। रोमानिया बॉर्डर पे भीड़ तो बहुत थी, बट हाँ वहाँ से निकल चुका था, तो हमें पता था चीज़ें कि कैसे हम निकल सकते हैं। हंगरी बॉर्डर पे भी यही हाल था। स्लोवाकिया बॉर्डर का हमें कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं था। अच्छा। ठीक है। और फिर पोलैंड बॉर्डर से के लिए एक एम्बेसी ने एडवाइजरी निकाली थी कि जनरल वीके सिंह जी जो मिनिस्टर हैं हमारे, वो आ रहे हैं बुदोमियर्स बॉर्डर पे पोलैंड की। अच्छा। तो इस समय वहाँ पे जाना बेस्ट रहेगा। तो जैसे ये कैसे जानकारी मिली आप लोगों को? ये हमें एम्बेसी ने अपडेट किया था। अच्छा। तो उसके पेज को हम लोग लगातार फॉलो कर रहे थे, एम्बेसी से लगातार कांटेक्ट में थे। तो बुदोमियर्स बॉर्डर पे हम लोग टैक्सी करा के गए, एकदम सुबह निकल लिए थे जिससे बहुत भीड़ ना मिले। तो वी वर द फर्स्ट इंडियन स्टूडेंट्स हु क्रॉस द बुदोमियर्स बॉर्डर ऑन दैट डे।
सो हम लोग जब बॉर्डर क्रॉस किए तो कुछ देर वहाँ पे रुके, तो वो माननीय मंत्री जी आए थे, जनरल वीके सिंह जी, वो हमसे आके मिले थे, सबसे मिले, सबको उन्होंने हिम्मत दी, सबसे बात की, एक एक से पूछा आप कहाँ से हैं, आपको कैसे, हर चीज़ पूछी उन्होंने बहुत साथ दिया। और एम्बेसी ने भी बहुत साथ दिया। एम्बेसी फिर हमें वहाँ से लेके होटल गई, वहाँ पे उन्होंने फूड प्रोवाइड कराया, फिर वो धीमे धीमे बच्चों को भी निकाल रही थी फ़्लाइट करा के। जैसे जो हमसे एक दिन पहले आए थे उनकी फ़्लाइट उस दिन की थी, हम लोग को उसके अगले दिन फ़्लाइट मिली। तो इंडिगो की फ़्लाइट थी, हम इंडिगो की फ़्लाइट से फिर इस्तांबुल होते हुए दिल्ली गए। अच्छा, जो 4-5 दिन आपने मेट्रो स्टेशन पे काटे, जी। और फिर मतलब बोला गया कि आप अपने रिस्क पे निकलिए, किसी तरह से बॉर्डर पार करिए, कैसे में एम्बेसी से कोई ऐसा सपोर्ट नहीं मिला कि नहीं हम कुछ अरेंजमेंट करते हैं आप लोगों का जाने के लिए? जी, जब एम्बेसी ने हम बोला था कि आप अपने रिस्क पे निकलिए, वो उस दिन की बात है जब हम लोग निकल चुके थे। अच्छा, हम लोग अपने हम लोगों ने ये डिसीजन खुद से लिया था, बट हाँ हमने ये एम्बेसी को इन्फॉर्म कर दिया था कि हम लीव करने जा रहे हैं खारकिव, और तो उन्होंने कहा था ठीक है आप लीव कर सकते हैं, अगर आप कर पा रहे हैं तो लीव करिए। अच्छा, तो उन्होंने ये बात बताई थी। तो जो लोकल टैक्सी वगैरह आपने की, जी। तो क्या मतलब वो, क्योंकि एक ड्राइवर के लिए भी बहुत मुश्किल का टाइम था वो, तो उसने उससे कोई कंडीशन रखी, उसने क्या ऐसा कुछ? जी बिल्कुल, देखिए वो 2 किलोमीटर का सफ़र था, उसने 1000 ग्रेवन लिए थे, जो यहाँ के अकॉर्डिंग पड़ते हैं लगभग 2700 रुपये। अच्छा, ठीक है। और ये था उसको वो और 1-2 और टैक्सी ड्राइवर थे जो शहर भर में उस समय टैक्सी चला रहे थे, वरना तो कोई नहीं चला रहा था। तो एक रात पहले मेरे एक फ्रेंड ने जो हॉस्टल में रहता है उसने बुक की, वो वहाँ से जब सुबह स्टेशन पहुँचा है तो उसने स्टेशन पे टैक्सी वाले को तुरंत हमारे एड्रेस पे भेजा कि जिससे हम लोग भी तुरंत निकल सकें। वरना अगर हम लोग को पैदल जाना होता तो वो जो अर्ली मॉर्निंग की ट्रेन जिस पे मैं बता रहा हूँ कि रश नहीं था, वो ना मिलती, फिर तो हमें बहुत रश का सामना करना पड़ता। जिस समय टैक्सी से आप लोग निकले, क्या उस समय भी रास्ते में कोई अटैक या कोई वहाँ का आर्मी ने किसी तरह से कुछ रोकने की कोशिश की? नहीं, उस टाइम तो खैर माहौल शांत था, क्योंकि हम लोग बहुत सुबह निकल गए थे। हम लोगों को इतने दिन में जो चीज़ें ऑब्जर्व की थी हमने कि ये टाइमिंग पे अटैक हो रहे हैं और ये सब चीज़ें, अच्छा, जितना भी ऑब्जर्वेशन से हम लोग इकट्ठा कर पाए थे नॉलेज, वो सारे यूज़ करके आइडिया हो जा रहा था कि किस टाइम क्या, कि हमें इस टाइम के बीच में ही निकलना है। और टैक्सी के बिना हमने सोचा था कि नहीं निकलना है, पैदल जाने पे बहुत रिस्क था। अच्छा, क्योंकि बॉम्ब कहाँ से गिर जाए कुछ पता नहीं था, तो हमने ये डिसाइड किया था कि निकलेंगे तो टैक्सी से ही निकलेंगे, वरना नहीं निकलेंगे। रशियन आर्मी भी क्या एंटर कर चुकी थी इस समय? जी सर, रशियन आर्मी ने 27 को एंटर किया था, और 27 या 26 में एंटर किया था, और फिर ये हुआ था कि उन्होंने भगा दिया था वापस। अच्छा, जी, हाँ, यूक्रेनियन आर्मी ने खारकिव से जब रशियन आर्मी को वापस भगाया है, उसके अगले दिन से ही तो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे और रेसिडेंशियल एरिया पे रशियन एयरफोर्स ने अटैक करना शुरू किया है। अच्छा, उससे पहले तक तो वो खाली मिलिट्री बेस और एयर बेसेस को टारगेट कर रहे थे। अच्छा, इस बीच बहुत सारी ऐसी भी खबर आई कि यूक्रेन के लोग भी उतर आए सड़कों पर रशिया के खिलाफ, ऐसा भी कुछ? जी बिल्कुल, जी ये सच्चाई है। अच्छा। वहाँ पे कई 18,000 मशीन गन कीव में बांटी गई थी, 10,000 के आसपास खारकिव में बांटी गई थी। जो वहाँ के लोकल लोग थे वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट में थे अपनी कंट्री के और अपनी मिलिट्री के। एंड जो प्रेसिडेंट जेलेंस्की हैं, वो तो उनकी तो जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। अच्छा, उन्होंने मतलब अभी तक वो नहीं झुके हैं, और अभी भी वो कीव में, जो न्यूज़ चल रही है कि वो पोलैंड भाग गए, तो ऐसा नहीं। उन्होंने अभी रिसेंटली एक वीडियो जारी की है कि जिसमें वो कीव के एक ऑफिस में दिखे हैं, तो वो भागे नहीं हैं। अच्छा, एक रशिया जैसी कंट्री को इतने दिन तक मतलब एक कहें कि बराबर लड़ रहा है वो। जी बिल्कुल। तो एक आप वहाँ रहे हैं, हाँ। कितना मुश्किल मान रहे हैं उसके लिए, और हिम्मत रशिया की वाकई में उसकी यूक्रेन की दाद देनी पड़ेगी कि जी देर तक वो रूस को झेल रहा है। जी बिल्कुल, किसी ने भी सोचा नहीं था कि इतनी दिन तक ये झेल पाएंगे। सबको लग रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन, उसके बाद सरेंडर कर देगा यूक्रेन, बट ऐसा नहीं हुआ। बहुत अच्छी फाइट की। इवन जब खारकिव सिटी के अंदर रशियन आर्मी आ गई थी, उसको वापस भगा दिया। रशियन आर्मी को वापस भगा देना तो वाकई किसी भी देश के लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। अच्छा, हाँ। अच्छा, अब आप वहाँ रहे हैं तो एक आइडिया होगा आपको, अब क्या वहाँ होने क्या वाला है आगे? कुछ आइडिया आप कुछ सोच रहे हो कि इतना टाइम आपने बिताया वहाँ पर? जी देखिए, मुझे तो लगता है कि रशियन आर्मी का तो मेन प्लान यही है कि वो खारकिव या कीव में से या फिर दोनों सिटी को कैप्चर करें। बट यूक्रेनियन फोर्सेस अभी भी चाह रही हैं कि वो किसी तरीके से उनको भगा दें और कीव में कब्जा ना होने पाए, जैसे उनकी सरकार चलती रहे। मतलब
एक लिमिट होती है जहाँ तक रशिया भी सह सकता है कैजुअलिटीज़। तो बस हाँ, लोग कह रहे हैं कि जितना लेट होगा उतना रशिया के लिए भी जी दिक्कत करेगा। उतनी दिक्कत होगी क्योंकि उनकी इकोनॉमी एकदम कोलैप्स कर रही है, जितने सैंक्शन लगे हैं और जितनी भी प्रॉब्लम उनको भी फेस करनी पड़ रही है। इवन रशिया के अंदर भी प्रोटेस्ट हैं कि वो नहीं सपोर्ट कर रहे इस वॉर को, रशियन जो लोकल रशियन पीपल हैं। तो अब बस यही उम्मीद की जा सकती है कि वो वॉर रुक जाए। और अच्छा, एक हमारा जो नॉर्मल व्यूवर है वो समझना चाहे कि रूस और यूक्रेन में विवाद क्यों हुआ, क्यों युद्ध हो रहा है। आप वहाँ रहे इतने टाइम तक, सीधी सी बात में अगर बताना चाहें तो कुछ ऐसा आपके दिमाग में हो जो क्या है इसकी वजह? जी देखिए, 2014 में रशिया ने इन्वेड किया था और क्रीमिया पेनिनसुला और ईस्टर्न साइड का डोनबास रीजन वो यूक्रेन का उन्होंने कब्जे में ले लिया अपने। तो अब यूक्रेन को अपनी सिक्योरिटी की चिंता थी, तो वो यूरोपियन यूनियन एंड द वेस्टर्न अलाइज जो कंट्री हैं, नाटो कंट्रीज़ 30 देशों का एक यूनियन है, उनके करीब वो जाने लगा, मतलब उनसे उसके अच्छे रिश्ते बनने लगे। वो रशिया को पसंद नहीं आया। तो ये भी था कि अगर यूक्रेन नाटो ज्वाइन करता है तो ऑफकोर्स यूएस और इन नाटो कंट्रीज़ की जो मिलिट्री होगी, जो मिसाइल्स होंगी, वो यूक्रेन में भी डिप्लॉय होंगी। अगर यूक्रेन में डिप्लॉय होंगी तो फिर रशिया की बॉर्डर तक आ जाएगा वो नाटो। पुतिन को इस चीज़ से प्रॉब्लम थी, वो उसको सिक्योरिटी थ्रेट मान रहा था यूक्रेन का नाटो में जाना। यूक्रेन का अपना रीज़न था क्योंकि जो पहले रशिया ने किया है उसके लिए उसे कहीं ना कहीं से तो सिक्योरिटी चाहिए ही थी। तो यही विवाद की वजह बना। प्रॉब्लम ये थी कि अमेरिका ने उसे सीधे सीधे बोल रहा था कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। और हाँ, और इस टाइम वो सपोर्ट पता नहीं, मुझे तो नहीं दिखा कहीं भी। और जो मिसाइल वाली बात रही, तो क्यूबा में कोल्ड वॉर के टाइम रशिया ने जब उन्होंने मिसाइल डिप्लॉय की थी तब यूएसए को बहुत प्रॉब्लम हुई थी। अब वो यूएसए यूक्रेन में मिसाइल डिप्लॉय करना चाह रहा है। तो अच्छा, ये जो 4 दिन आपकी ज़िंदगी में बीते कितने मुश्किल थे और क्या दिमाग में चल रहा था उस समय? घर की क्या याद आ रही थी, क्या बातें थी जो आपके दिमाग में चल रही थी, तो क्या सोच रहे थे कैसे निकलेंगे यहाँ से? कुछ दिमाग में आया क्या कि निकल पाएंगे भी कि नहीं निकल पाएंगे यहाँ से? जी, इन सब चीज़ों को सोच के तो डर तो लग ही रहा था। पहले दिन तो वाकई बहुत डर लगा था कि मतलब खुद के लिए कम लग रहा था, घर का सोच के बहुत डर लग रहा था कि घर पे क्या हो रहा होगा, कैसा माहौल होगा इस समय। मतलब मेरे मम्मी पापा, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके बारे में, सबके बारे में सोच के बहुत डर लग रहा था। फिर हाँ, ये भी था कि हम लोग खुद को एक दिलासा दे रहे थे कि नहीं, हम कर सकते हैं, हम इससे लड़ लेंगे, हम निकल जाएंगे। जी। एक युद्ध आपके लिए वहाँ पर था और एक आपकी माँ के लिए यहाँ पर युद्ध था। आंटी हमारे साथ खड़ी हैं, आप, मैं चाहूँगा आएँ आप बेटे के पास। कितना मुश्किल था अपने मम्मी से बात करना उस समय, पापा से बात करना, और कैसे इनको ढांढस बंधा रहे थे आप? सर, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था उस समय कि घर पे इस समय क्या ही सिचुएशन होगी। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। मैं बात कर रहा था, मम्मी बाबा वहीं बात पे कह रही थी कि तुम्हें पहले निकल आना था। मैं कह रहा था कि हाँ, अब जो हो गया सो हो गया, हम नहीं निकल पाए। यही सब चीज़ें मैं बता रहा था कि ठीक है, हम सेफ़ हैं, हम यहाँ पे हैं, हम वहाँ पे हैं, पल पल की खबर दे रहा था। इससे ज़्यादा मैं वहाँ से कुछ कर भी नहीं सकता था। मैंने हर चीज़ बताई उनको कि हम सेफ़ हैं, हमें यूक्रेनियन लोग खाना दे रहे हैं, और सब चीज़ें बताया हमने जितना हो सकता था। अच्छा, ये आपने बताया यूक्रेनियन लोग कितना सपोर्ट किए, वहाँ के लोकल लोग जो थे? लोकल लोगों ने भी वाकई बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने हमें जब फूड वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे आपस में, तो वो लोग हमें भी डिस्ट्रीब्यूट करते थे। कोई डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने नहीं शो किया कि ये इंडियन है तो इनको नहीं देते हैं। बाकी ट्रेन बोर्डिंग वाला जो मैं आपको बताया हूँ अभी, वो तो खैर एक वॉर जैसी सिचुएशन में सभी अपनी ज़िंदगी बचाना चाहते हैं, तो वो एक नॉर्मल सी चीज़ है। उसके लिए किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते कि वो हमें खींच के बाहर करे दे रहे थे। जी, वो कोई भी हो रहा था, वो यूक्रेनियंस को खींच के बाहर किए दे रहे थे जो गेट पे मिल जा रहा था। जी। अच्छा, मम्मी से उस दिन बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे को भेजना नहीं चाह रही थी, पापा ने भेजा। तो मेरा खुद का भी डिसीजन था, पापा ने भी सपोर्ट किया। जी। तो अब आगे कैसे देखते हैं? MBBS के 4 साल आपके बीत चुके हैं, अब क्या सोच रहे हैं, कैसे? क्योंकि एक तरह से भविष्य भी अब अधर में लटका हुआ है। जी। कोर्स पूरा नहीं हुआ है, अब क्या आगे सोच रहे हैं, क्या कैसे होगा? जी सर, मैं चाहता तो हूँ कि ये वॉर रुके और सब चीज़ें नॉर्मल हों और हम अपनी डिग्री कंप्लीट कर पाएँ। हमने यूनिवर्सिटी में भी बात की तो उन्होंने कहा कि आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स जो हमारे पास हैं वो सेफ़ हैं। इनफैक्ट हंगेरियन गवर्नमेंट, जो हंगरी की गवर्नमेंट है, उन्होंने भी कहा कि अगर इंडियन स्टूडेंट्स अपना कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं स्टडीज़ को तो वो कर सकते हैं हमारे यहाँ भी।
तो अभी तो हम बस वेट कर रहे हैं कि ये वॉर जब शांत होती है और उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। ऑप्शंस तो हमने सर्च करना शुरू कर दिया है कि क्या क्या हो सकता है। और मैं इंडियन गवर्नमेंट से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर पॉसिबल हो तो हम लोग को इंडिया में ही एडजस्ट कर सकें तो वो और भी बेहतर होगा। एक मेडिकल स्टूडेंट जो बच्चे अब सोच रहे होंगे मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए, जी तो कहीं ना कहीं उनके मन में भी एक डर बैठ गया है, क्योंकि एक ऐसी चीज़ें हैं कि इंडिया में इतनी सीट्स नहीं हैं, है ना, बाहर जाना पड़ता है, बाहर इस तरह की सिचुएशन भी फेस करनी पड़ती है। कोरोना का टाइम बीता, अब उसके बाद युद्ध छिड़ गया, तो उस लिहाज से एक एज अ स्टूडेंट आप गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं, कैसे मतलब मेडिकल स्टूडेंट के लिए लाइन थोड़ी सी ईजी हो? जी, जो प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस है सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है। 1 करोड़ की फ़ीस 5 साल के अंदर देनी, ये मतलब मिडिल क्लास या लोअर क्लास तो बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकता सर। तो एक यही रिक्वेस्ट है कि सीटें बढ़ाई जाएं या फिर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाए, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएं कि लोग जो बाहर पढ़ने जा रहे हैं वो तो यहाँ पढ़ें ही पढ़ें, जो बाहर से लोग आए वो भी हमारे कंट्री को प्रेफर करें कि हमें वहाँ जाके पढ़ना है। तो ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएं, बस यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से। तो इस बीच तमाम अफवाह सोशल मीडिया पे भी आपने देखी होंगी, हम लोगों ने भी देखी है कि लोग डिग्री खरीदने गए हैं वहाँ पर। जी, ऐसा ये कितना जायज़ था और उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे? अब सर यहाँ पर हम लोग जब नीट क्वालिफ़ाई करते हैं तभी हमें वहाँ पे एडमिशन मिलता है। बिना नीट क्वालिफ़ाई किए आप वहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते। हमारी नीट की मार्कशीट लगती है एंड नीट का सर्टिफिकेट लगता है। तो हम ऐसा तो आप नहीं कह सकते कि हम डिग्री खरीदने जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जाके भी हमें पढ़ना है, हमें एग्ज़ाम देने हैं। हम वापस लौटते हैं तो हमें एक एग्ज़ाम देना होता है, उसे क्लियर किए बिना हम इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इवन किसी भी कंट्री में अगर आप प्रैक्टिस करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको एग्ज़ाम देना ही देना पड़ेगा। तो डिग्री खरीदना, आप उसे खरीदना कह लीजिए, बाद में एग्ज़ाम देना कह लीजिए, वो तो अलग की बात है। लेकिन ऐसा नहीं है सर, हम वहाँ पर जाते हैं, पढ़ते हैं प्रॉपरली और एग्ज़ाम आते हैं, वापस देते हैं एग्ज़ाम। तो वहीं है कि लोग तो छुपाने के लिए सरकार की क्रॉक का एग्ज़ाम भी होता है। अच्छा, एक जो आपने वहाँ देखा होगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा था यूक्रेन का, क्या काफ़ी कुछ डैमेज हो चुका है वहाँ पर? जी, उन्होंने रशियंस की बम्बार्डिंग में तो काफ़ी कुछ बिल्डिंग्स और हमारी यूनिवर्सिटी की भी एक इकोनॉमिक की बिल्डिंग है और काफ़ी कुछ डैमेज हुआ है। इवन मैं अगर सही से बताऊं तो उन्होंने पूरी सिटी को मिट्टी में मिला दिया है। ये कहना गलत नहीं होगा सर, मैंने वीडियोस देखी हैं, मैंने फ़ोटोज़ देखी हैं। इतना अच्छा, इतना सुंदर शहर था, सब बर्बाद कर दिया उन्होंने। अच्छा, जब आप यहाँ भारत की धरती पे उतरे, लैंड हुआ, आपने सोचा, खैर पोलैंड जब पहुँचे तभी आपने सोच लिया होगा अब हम सेफ जोन पे हैं। मम्मी पापा को देखा, जो लोग आपको रिसीव करने पहुँचे, क्या फीलिंग्स थी उस समय, क्या बात हुई मम्मी से सबसे पहले? खुश थे उस समय बहुत। मम्मी इस बात को लेकर ही खुश थी कि मैं बहुत सेफली पहुँच गया हूँ। सब लोगों से बात हुई, फिर मीडिया ने से भी बात हुई, सब यही कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे कि सेफली निकल आए हो वहाँ से। और सब कह रहे थे कि मतलब हाँ, निकल आए हो, मजबूत थे तभी निकल पाए। बहुत बच्चे वहाँ पे मतलब हौसला जिनका टूट रहा था, तो उनके लिए भी बहुत प्रॉब्लम उन्होंने भी फेस की हैं। कुछ बच्चे ऐसे थे जो बॉर्डर्स पे 3-3, 4 दिन तक फेस किए हैं। तो हाँ, खुशी तो सब में थी कि हम लोग को। स्टूडेंट्स अभी भी फंसे हैं? जी। उनके पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उनको भी हिम्मत की ज़रूरत है दोनों तरफ? सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि बस अपना हौसला बनाए रखिए, बच्चे निकल आएंगे। वहाँ पे उनके केयर टेकर्स हैं, सब लोग कोशिश कर रहे हैं, दोनों तरफ की गवर्नमेंट कोशिश कर रही हैं, सब बच्चे सेफली निकल आएंगे। यही भगवान से प्रार्थना भी है मेरी, और यही मैं पेरेंट्स को भी बताना चाहूँगा कि निकल आएंगे। तो आपने सुना कि इन्होंने यूक्रेन में क्या कुछ झेला, 4 दिन कैसे कटे और किस तरह से वो भारत लौटे, अपने परिवार के पास आज हैं सकुशल। और तमाम जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, स्टूडेंट्स हैं जो, और तमाम लोग हैं, उनके पेरेंट्स हैं यहाँ पर भारत में, उनको ये हिम्मत भी दे रहे हैं कि परेशान ना हो, सरकार उनके साथ है और सभी को जैसे मुनासिब होगा वो भारत आएंगे और सभी सही सलामत आएंगे। अच्छा, कुछ लोग 1-2 डेथ्स भी हुई हैं वहाँ इंडियंस की, जी। वो क्या आसपास ही थी या? जी, नवीन एक लड़का जिसकी फर्स्ट डेथ रिपोर्ट हुई थी, वो 4th ईयर स्टूडेंट था KNMU का, जो मेरी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास में ही है। अच्छा, हाँ। कैसे तो हुआ कुछ?
पता चला था आपको? एकदम क्लियर न्यूज़ नहीं है उसकी। बहुत जगह से न्यूज़ आ रही थी कि वो फायरिंग में उसकी डेथ हुई है। बहुत जगह से ये भी न्यूज़ थी कि जो फ्रीडम स्क्वायर, जो वहाँ की मेन स्क्वायर है, उस पे जो बॉम्ब गिरा था उसमें उसकी डेथ हुई है। तो अभी मुझे क्लियर नहीं है कि किस चीज़ से हुई है, बट हाँ मुझे पता था, उस लड़के के बारे को भी मैं थोड़ा बहुत जानता था। अच्छा। अब कितना अंदाज़ा होगा कितने इंडियंस वहाँ पर अभी बचे हुए हैं? खारकिव से तो मोस्टली निकल आए हैं, क्योंकि जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर थे मिस्टर हरदीप सिंह जी, उन्होंने भी बहुत हेल्प की, और उनके जो लोग थे उन्होंने भी लास्ट तक वो टिके रहे कि जब तक बच्चे निकल नहीं जाते हैं तब तक कि वो वहीं पे टिके रहे। उन्होंने किसी का साथ नहीं छोड़ा, किसी को बिखरने नहीं दिया बच्चों को। बट हाँ, सुमी रीजन है और कई और ऐसे रीजन हैं, अफेक्टेड रीजन, जिन पे अभी भी बच्चे काफ़ी ज़्यादा फंसे हुए हैं। तो गवर्नमेंट से ये भी रिक्वेस्ट है कि सूमी की तरफ भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि भी मैंने व्हाट्सएप भी देखा था तो उसमें सूमी के बच्चे बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि खारकिव से तो निकाल लिए गए हैं, कीव से भी धीमे धीमे करके निकल गए हैं, पर यहाँ अभी भी बच्चे फंसे हुए हैं। तो अच्छा, उनकी इस तरफ भी दौरान ध्यान भारत दिया सरकार जाए। का अप्रोच से कितना सेटिस्फाई हैं और क्या सोच रहे हैं कि और कुछ होना चाहिए जो चीज़ नहीं हो पा रही है? सर, भारत सरकार की अप्रोच भी सही थी, अच्छी थी। अब उसके लिए हम ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि आप खारकिव के बीच युद्ध में घुस के हमें निकालिए, ये तो इम्पॉसिबल सी चीज़ है। लेकिन हाँ, उन्होंने टाइम टू टाइम एडवाइजरी लगातार जारी करते रहे कि अब निकलो। उन्होंने टाइम दिया, उन्होंने रशिया से टॉक्स की कि इतना टाइम हमारे स्टूडेंट्स के लिए दीजिए। हर दोनों जगह पे बात की और टाइम टू टाइम एडवाइजरी देते रहे कि अब निकलो, अब रुको। तो ये सब चीज़ें तो थी, सपोर्ट तो था ही इंडिया अच्छा, बीच में ये भी गवर्नमेंट खबरें आई थी कि बहुत लोग इंडियन फ्लैग का सहारा लेकर बाहर निकल रहे हैं, उसमें कुछ पाकिस्तानी भी हैं। का। जी 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 ऐसा भी था कि रशियन मतलब आर्मी देख के निकाल दे रहे थे, फ्लैग देख के अपना? जी, फ्लैग लेके निकल तो रहे थे लोग, लेकिन रशियन आर्मी सिटी में तब तक घुसी नहीं थी। हाँ, ये था कि इंडियन फ्लैग है तो उन्हें पता होता था कि ये इंडियन जा रहे हैं, तो वो नहीं इंटरफेयर करते थे उसमें। चलिए, अब आप सेफ़ हैं और अपने देश में हैं, और हम चाहेंगे कि सरकार भी आपकी बात सुने और तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स की बात सुने कि ये क्या चाहते हैं और कैसे इनका भविष्य जो है वो अधर में है, वो एक मुकम्मल दिशा में पहुँचे और इनका मेडिकल की जो पढ़ाई वो पूरी हो और अपना एम जो इनका है वो क्लियर हो। मैं नितिन श्रीवास्तव, दैनिक ज़ीरो के लिए बाराबंकी से।